नमस्कार दोस्तों। आज हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे और अरस्तु की हमारी एक क्लास हो चुकी है। जो क्लास हमारी अरस्तु की जो हमने पढ़ी थी, उस अरस्तु की क्लास में हमने राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा, राज्य की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा, राज्य संबंधी तमाम विशेषताएं राज्य की जो थी उन तमाम विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। जब मैं अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में बताते हुए जब तमाम अरस्तु का जो टॉपिक है वो बता रहा था, तो मैंने ये कहा था कि अरस्तु का जो टॉपिक है वो एक बार में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अरस्तु के टॉपिक में हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। जिसमें मैंने दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि एक, हम अरस्तु क्रांति के बारे में कहते हैं कि अरस्तु के समय में क्रांति जो संघर्ष था उसका क्या महत्व था, अरस्तु की क्रांति पढ़ेंगे। और एक, अरस्तु के जो दास्तां संबंधी या दास प्रथा के संबंध में जो विचार थे, उस दास संबंधी प्रथा उन विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है, उस क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। अरस्तु किस चीज को क्रांति कहते हैं और क्रांति का क्या महत्व था। अगर हम सीधे भाषा में कहें या सीधे शब्दों में कहें तो क्रांति का मतलब होता संघर्ष या अपने हितों के लिए लड़ना। लेकिन अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब है संविधान में परिवर्तन। किससे है? संविधान में परिवर्तन से है। यानी कि राज्य के लोग अपने हितों के लिए संघर्ष करें और लड़ें, और अपने हितों की प्राप्ति के लिए जो उनके बीच में जो कंट्रीब्यूसी है, जो संघर्ष है, उसी को क्या मानते हैं? क्रांति मानते हैं। या जनता अपनी इच्छा के अनुसार उस राज व्यवस्था में, उस शासन व्यवस्था में क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या मतलब है, जो क्रांति है वो कितने प्रकार की हो सकती है, या क्रांति होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन समस्त बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु के अनुसार क्रांति। अरस्तु के अनुसार क्रांति। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब है संविधान में परिवर्तन। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। यानी कि राज्य के जो लोग हैं उनके साथ अगर अन्याय होता है, अगर उनका शोषण होता है और वो अपने हितों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति विशेष के विरुद्ध या सत्ता के विरुद्ध, किसी संस्था के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जो है अपने हितों की मांग के लिए जो संघर्ष करते हैं या परिवर्तन के लिए जो संघर्ष करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब है वहां की चली आ रही उस शासन व्यवस्था में या उसकी जो राज व्यवस्था है, उस राज व्यवस्था में परिवर्तन से है। देखो, क्रांति किन किन के विरुद्ध हो सकती है? क्रांति का मतलब हमने क्या पढ़ा? क्रांति का मतलब हमने पढ़ा कि जो वहां के कानून है, जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, वहां का जो संविधान है, उसमें वो किसकी मांग करते हैं? उसमें वो परिवर्तन की मांग करते हैं। हो सकता है जो कानून वहां के हैं वो उनके लिए अनुकूल नहीं है, या उन कानूनों की वजह से उनका शोषण हो रहा है, या उनका अपमान हो रहा है, या उनके साथ में अन्याय हो रहा है। इसलिए वो व्यक्ति या राज्य के लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। उसी को हम क्या मानते हैं? क्रांति मानते हैं। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि क्रांति किन किन के विरुद्ध हो सकती है? क्रांति शासन के विरुद्ध में हो सकती है, क्रांति शासक के विरुद्ध में हो सकती है, क्रांति संस्था के विरुद्ध में हो सकती है, क्रांति व्यक्तियों के विरुद्ध में हो सकती है, क्रांति व्यक्तियों के विरुद्ध हो सकती है। यानी कि जो क्रांति है जरूरी नहीं है कि वो केवल शासक के विरुद्ध में ही हो। कई बार ये होता है जनता पूर्ण रूप से शासन को परिवर्तन करने की मांग करती है कि हमें ये शासन नहीं चाहिए, हमें दूसरा शासन चाहिए, तो क्रांति कर देती है। कई बार केवल किसी व्यक्ति विशेष से या शासक से जो शासन चला रहा है उसके विरुद्ध क्रांति हो जाती है, या उससे असंतुष्ट होने के कारण उसके विरुद्ध क्रांति हो जाती है। यूं कह सकते हैं कि यहाँ
क्रांति होने का जो कारण है शासक भी नहीं है, वहां की शासन व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन कोई एक संस्था ऐसी है या फिर एक वर्ग ऐसा है जिनकी वजह से समाज में एक असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से उस वर्ग विशेष के विरुद्ध वो क्या कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, या किन्हीं समाज में किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, क्रांति की जा सकती है। यानी कि क्रांति करने के कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। क्रांति शासन व्यवस्था के विरुद्ध भी हो सकती है, क्रांति शासक के विरुद्ध भी हो सकती है, क्रांति किसी संस्था के विरुद्ध भी हो सकती है, क्रांति व्यक्तियों के विरुद्ध में भी हो सकती है। जैसे कि हमने क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या पढ़ा, क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है वहां की कानूनी व्यवस्था या संविधान में परिवर्तन होना। लेकिन उसमें यह भी बताया गया है कि क्रांति शासन जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध भी हो सकती है, या केवल शासक के विरुद्ध में भी हो सकती है, किसी संस्था के विरुद्ध में भी हो सकती है, या व्यक्तियों के विरुद्ध में भी हो सकती है। पहले हम थोड़ा ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्रांतियां कितने प्रकार की हो सकती है, या फिर किन किन प्रकार की क्या होती है, क्रांतियां होती हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्रांतियों के प्रकार। क्रांतियों के प्रकार, एक प्रकार क्रांतियों का हो सकता है जिसको हम बोलते हैं आंशिक या पूर्ण क्रांति। आंशिक का मतलब होता है कम या कुछ ही भागों में। जब क्रांति करने वालों का उद्देश्य संविधान के कुछ हिस्सों में अगर परिवर्तन करने की मांग है, या संविधान के कुछ तथ्यों को, केवल कुछ ही बातों को वो परिवर्तन करने की मांग रखते हैं, वो तो होती है आंशिक क्रांति। और क्रांति करने वालों का उद्देश्य पूरे कानूनों में ही बदलाव करने का होता है, पूरे संविधान में ही अगर बदलाव करने का होता है तो होती है पूर्ण क्रांति। आंशिक क्रांति का मतलब होता है संविधान के कुछ तथ्यों में या जो उनका विरोध है उस विरोध में परिवर्तन करना, और पूर्ण क्रांति का मतलब होता है पूरे संविधान को ही बदलना, यानी कि उस राज्य के जो लोग हैं उस कानूनी व्यवस्था से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और उस पूरी व्यवस्था को वो क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। अगर पूरी व्यवस्था को ही वो बदलना चाहते हैं तो इस प्रकार की गई क्रांति कौन सी क्रांति कहलाएगी, पूर्ण क्रांति कहलाएगी। अगर कुछ भागों में ही वो बदलाव चाहते हैं और कुछ भागों के बदलाव से ही अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो क्या कहलाएगी, आंशिक क्रांति कहलाएगी। फिर एक प्रकार आप कह सकते हैं कि रक्त पूर्ण क्रांति एवं रक्तहीन क्रांति। अगर क्रांति के दौरान खून खराबा हुआ है, अगर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उस संघर्ष के दौरान, उस अपनी मांगों के दौरान अगर लहूलुहान हुआ है, खून बहा है उस क्रांति के जरिए, उस झगड़ा अगर हुआ है और झगड़े के दौरान केवल बातचीत से मसला अगर हल नहीं हुआ है, खून खराबा हुआ है, मारपीट अगर हुई है, इस प्रकार की गई क्रांति रक्तपूर्ण क्रांति कहलाएगी। और संघर्ष के दौरान, क्रांति के दौरान, मांगों के दौरान, परिवर्तन के दौरान अगर खून खराबा नहीं हुआ है या केवल बातों से ही समस्याओं का समाधान अगर हो गया है, मांगों को पूरा अगर कर दिया गया है, या फिर मांगों के जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं से ही समस्याओं को देखा गया है, तो ऐसी जो क्रांति क्या कहलाएगी, ऐसी क्रांति रक्तहीन क्रांति कहलाएगी। आंशिक क्रांति हो गई, पूर्ण क्रांति हो गई, पूर्ण क्रांति हो गई, रक्तहीन क्रांति हो गई। फिर कह सकते हैं तीसरा बिंदु व्यक्तिगत क्रांति अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। व्यक्तिगत क्रांति का मतलब होता है अगर क्रांति किसी व्यक्ति के विरुद्ध में की गई है। क्रांति करने का उद्देश्य अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलो कोई देश है, कोई राज्य है, उसका कोई शासक है और वहां की जनता ये चाहती है कि हम इस शासक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ के संविधान से, यहाँ की व्यवस्थाओं से कोई एतराज नहीं है, हमें एतराज है तो केवल इस व्यक्ति से एतराज है, इस शासक से एतराज है।
इसीलिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध में की गई क्रांति व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। और मुद्दा व्यक्ति नहीं होकर और अनेक चीजें हो सकती है, सरकार के नियम हो सकते हैं, व्यवस्थाएं हो सकती है, कानून हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्रांति का उद्देश्य व्यक्ति नहीं होकर अगर और चीजें हैं तो वो कौन सी क्रांति कहलाएगी? तो वो गैर व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। अगर क्रांति करने का उद्देश्य अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में है तो वो व्यक्तिगत क्रांति है, और क्रांति करने का उद्देश्य व्यक्ति न होकर अगर और किसी प्रकार के कानून या व्यवस्थाएं हैं या फिर संविधान है तो उनके विरुद्ध अगर क्रांति की गई है तो गैर व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। फिर है आंशिक क्रांति हो गई, पूर्ण क्रांति हो गई, रक्तपूर्ण क्रांति हो गई, रक्तहीन क्रांति हो गई, व्यक्तिगत क्रांति हो गई, गैर व्यक्तिगत क्रांति हो गई। फिर आप कह सकते हैं कि वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। यहां क्रांति करने वालों का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के बारे में है। यहाँ क्रांति करने वाले शासक को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कानूनों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा है, जैसे मान के चलो एक वर्ग ऐसा है जो पैसे वाला है और बाकी लोग गरीब है, और जो धनिक लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और उन लोगों का क्या कर रहे हैं? वो शोषण कर रहे हैं। वो उस शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके विरुद्ध क्या शुरू कर देते हैं? क्रांति शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार शुरू की गई क्रांति वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहलाएगी। क्योंकि यहाँ क्रांति जो करने वाले हैं, जो लोग हैं, या फिर अपने हितों के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य सरकार नहीं है, उनका उद्देश्य कोई व्यक्ति नहीं है, उनका उद्देश्य कोई कानून नहीं है, उनका उद्देश्य वो समाज है, वो वर्ग है, जिसके कारण उनका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, या उनके साथ में क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। उस अन्याय का बदला लेने के लिए वो किसी वर्ग विशेष के साथ में क्या करते हैं? जो संघर्ष करते हैं, वो कौन सी क्रांति कहलाएगी? वो वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहलाएगी। फिर आप कह सकते हैं, एक और कह सकते हैं जिसको बोलते हैं वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का मतलब होता है कि समाज में या फिर राज्य में कुछ ऐसे वक्ता होते हैं जो अपने वक्तव्य के कारण या अपने भाषणों के कारण जनता में जोश उत्पन्न कर देते हैं। एक ऐसे लीडर होते हैं जो चमत्कारी लीडर होते हैं या प्रभावी लीडर होते हैं, जनता जिनकी बात को या लोग उनकी बहुत जल्दी उनके प्रभाव में आ जाते हैं, और बहुत जल्दी प्रभाव में आने के बाद भी उनकी बातों को मानकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों से उत्साहित होकर क्या शुरू कर देते हैं? क्रांति शुरू कर देते हैं। मान के चलिए कोई नेता है और वो नेता अनेक मामलों में जनता को बताने की कोशिश कर रहा है और जनता उसकी बात को मान लेती है बिना सोचे बिना समझे, और जैसा वो कह रहा है वैसा वो कर देती है। तो इस प्रकार की जो क्रांति है, जो भाषणों से उत्पन्न हुई, व्यक्ति के व्यक्तित्व से उत्पन्न हुई, या उनकी बातों से जो उत्पन्न हुई क्रांति जो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? वैचारिक क्रांति कहलाएगी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्रांतियों के प्रकार। तो क्रांतियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आंशिक क्रांति भी हो सकती है, पूर्ण क्रांति भी हो सकती है। आंशिक क्रांति का मतलब क्रांति करने वालों का उद्देश्य संविधान के कुछ तथ्यों में परिवर्तन करने से है, और जो क्रांति करने वाले हैं उनका जो उद्देश्य है अगर पूरे संविधान को भी बदलने का है तो पूर्ण क्रांति कहलाती है। क्रांति के दौरान अगर लहूलुहान हुआ है तो रक्तपूर्ण क्रांति है, और क्रांति के दौरान अगर बिना खून बहे अगर क्रांति का उद्देश्य सफल हो गया या क्रांति पूरी हो गई तो रक्तहीन क्रांति कहलाएगी। अगर व्यक्ति क्रांति का उद्देश्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध में है तो व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी, और क्रांति का उद्देश्य अगर व्यक्ति को टारगेट नहीं करके गया है, उसके अलावा अनेक प्रकार की कानून व्यवस्थाएं या फिर जो समाज अनेक चीजें हैं उनको अगर टारगेट किया गया है, उनके विरुद्ध अगर क्रांति की गई है तो वो गैर व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। अगर क्रांति का उद्देश्य शासक भी नहीं है और कानून व्यवस्थाएं भी नहीं है, और क्रांति करने का वालों का उद्देश्य एक वर्ग है जिनकी वजह से उनका अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है या उनका शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध अगर क्रांति की गई है तो वो क्या कहलाएगी? वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति कहलाएगी। और क्रांति किसी के विचारों के कारण उत्पन्न हुई है, भाषण देने के कारण उत्पन्न हुई है, तो वो कौन सी क्रांति कहलाएगी? वैचारिक क्रांति कहलाएगी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? संविधान में
परिवर्तन है। और हमने शुरू में ही पढ़ा था, क्रांति शासन की विरुद्ध में भी हो सकती है, शासक के विरुद्ध में भी हो सकती है, किसी संस्था के विरुद्ध में भी हो सकती है, या व्यक्तियों के विरुद्ध में भी हो सकती है। अर्थ हो गया, क्रांतियों के प्रकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्रांति के कारण, कि क्रांति किन कारणों से पैदा होती है, या फिर क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्रांति के कारण, क्रांति के कारणों में आप पहला कारण कह सकते हैं कि सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सामान्य कारण, एक कॉमन सी बात समझिए आप कि क्रांति होती क्यों है, संघर्ष होता क्यों है। जब व्यक्ति जो चाह रहा होता है और वो चीजें उसको नहीं मिल पाती है, और अनेक व्यवस्थाएं, लोग, संस्था उनकी उस लक्ष्य में दुविधा पैदा करते हैं, संकट पैदा करते हैं, जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो अपने हितों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करता है, वो संघर्ष ही क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। क्रांति के कारणों में पहला कारण है सामान्य कारण। और सामान्य कारणों में कहते हैं, सामान्य कारणों में यह बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ हो तो वो अपने हितों की प्राप्ति करने की कोशिश करता है, तब क्रांति होती है। या उसके साथ में अन्याय हुआ हो, या उसका अपमान हुआ हो, या यूं कह सकते हैं कि उसका क्या हुआ हो, शोषण हुआ हो, वो उस शोषण का बदला लेने के लिए, उस शोषण से बचने के लिए क्या करता है, क्रांति करता है। तो सामान्य कारणों में आप कह सकते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ हो, अन्याय हुआ हो, या यूं कह सकते हैं कि अपमान हुआ हो, या यूं कह सकते हैं कि एक शब्द में कहें तो उसका क्या हुआ हो, शोषण हुआ हो। क्रांति के कारणों में पहला कारण यही है, जो सामान्य कारण है। किसी भी व्यक्ति का अगर शोषण हो रहा है तो उसका बदला लेने के लिए वो जो चीजें अपनाता है, अपने हितों के लिए लड़ता है, जो नहीं मिल पा रही है, समाज उसको नहीं दे रहा है, सरकार उसको नहीं दे रही है, शासक उसको नहीं दे रहा है, दूसरा वर्ग उसको नहीं दे रहा है, तो उनमें से वो जगह निकाल कर अपने हितों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, तो वही क्रांति का कारण बनता है। उसका अन्याय हुआ है, ये क्रांति का कारण हो सकता है, अपमान हुआ है, ये क्रांति का कारण हो सकता है, उसका अनेक कारणों से क्या हुआ है, शोषण हुआ है, ये कारण हो सकता है। दूसरी बात कहें, विशेष कारण। क्रांति के सामान्य कारणों में हमने पढ़ा कि अन्याय या अपमान उसका हुआ है, शोषण उसका हुआ है, तो वो अपने हितों के विरुद्ध या अपने हितों की प्राप्ति के लिए क्या करता है, क्रांति करता है या संघर्ष करता है। फिर है विशेष कारण। विशेष कारण क्या हो सकते हैं? विशेष कारणों में कहें तो किसी व्यक्ति को लालच किसी चीज का आ जाए, किसी चीज का लोभ हो जाए उसको, या यूं कह सकते हैं कि अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए वो क्रांति करे, या बदला लेने के लिए क्रांति करे। धृष्टता हो सकती है, लोभ हो सकता है, सम्मान पाने की इच्छा व्यक्ति की हो सकती है, धन कमाने की व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, सरकार में आने की व्यक्ति की इच्छा हो सकती है। इस प्रकार के अनेक कारणों को हम कहेंगे कि क्रांति के वो कारण जो व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं और जिनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। विशेष कारणों में आप कह सकते हैं कि उसकी लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा आप कह सकते हैं इसमें, या सम्मान पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, या यूं कह सकते हैं आप धृष्टता आप कह सकते हैं कि एक कपटी व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति बदला लेने के भाव से, या फिर अनेक ऐसी चीजें जिनको प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है, एक ऐसी कूटनीति खेल रहा है, उसको कह सकते हैं विशेष कारण। सामान्य कारण में, क्योंकि सामान्य कारण हो सकता है किसी के साथ अन्याय हुआ हो, किसी का अपमान हुआ हो, किसी का शोषण हुआ हो, तो इसका बदला लेने के लिए वो क्या कर सकता है, या उन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, क्रांति कर सकता है। हमने विशेष कारणों में क्या पढ़ा? विशेष कारणों में पढ़ा किसी व्यक्ति को लाभ की इच्छा है तो लाभ प्राप्त करने के लिए क्रांति कर सकता है। सम्मान पाने की इच्छा है, या फिर उसमें किसी प्रकार की कटुता भरी हुई है, धृष्टता उसमें भरी हुई है, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, तो अपनी इच्छाओं को पाने के लिए, पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और क्रांति कर सकता है।
तो क्रांति के कारणों में एक कारण पढ़ा हमने सामान्य कारण और एक कारण पढ़ा हमने विशेष कारण। एक कारण और है क्रांति के कारणों में, और वो है तीसरा कारण, विशेष शासन पद्धतियों के विशेष कारण, विशेष शासन पद्धतियों के विशेष कारण। एक पढ़ा हमने सामान्य कारण, एक पढ़ा हमने विशेष कारण, और एक हम पढ़ रहे हैं विशेष प्रकार की शासन पद्धतियों के विशेष कारण। कुछ शासन पद्धतियां ऐसी है, उन शासन पद्धतियों के कारण भी क्या होती है, क्रांति होती है, क्योंकि जनता उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और जनता जब उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। विशेष प्रकार की जो शासन पद्धतियां हैं, उन विशेष प्रकार की शासन पद्धतियों में जो है क्रांति के 3 कारण बताए हैं। एक कारण बताया है प्रजातंत्र में क्रांति, दूसरा बताया है धनिक तंत्र में क्रांति, धनिक तंत्र में क्रांति, और तीसरा बताया है कुलीन तंत्र में क्रांति, कुलीन तंत्र में क्रांति। विशेष शासन पद्धतियों के विशेष कारणों में पहला कारण बताया है प्रजातंत्र में क्रांति। प्रजा का शोषण हो रहा है, प्रजा की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो उस प्रजा में से कोई व्यक्ति आवाज उठाता है और जो उनकी मांगे होती है उस मांगों को पूरा करने के लिए क्या करता है, आगे हो जाता है। अब चाहे वो शासन के विरुद्ध में हो, चाहे शासक के विरुद्ध में हो, चाहे संस्था के विरुद्ध में हो, चाहे वर्ग विशेष के विरुद्ध में हो, किसी के विरुद्ध में हो, अगर प्रजा में से कोई व्यक्ति साहस करके, हिम्मत करके अपनी मांगों को, प्रजा को साथ लेकर आगे हो रहा है, तो वो कहलाती है प्रजातंत्र में क्रांति। यानी कि प्रजा के असंतुष्ट होने के कारण उनमें कोई व्यक्ति हिम्मत दिखाता है और सबको साथ लेकर क्या करता है, अपने हितों के लिए लड़ता है, तो वो क्या कहलाती है, प्रजातंत्र में क्रांति। फिर है धनिक तंत्र में क्रांति। या धनिक तंत्र का मतलब होता है कि समाज में कुछ लोग पैसे वाले लोग होते हैं जिनको धनिक तंत्र कहा गया है, या धनिक प्रणाली जिसको कहा गया है। क्योंकि समाज में वो कुछ ही लोग होते हैं और वो बाकी लोगों के साथ में दोहरा व्यवहार करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि बाकी लोगों का वो अपने बराबर का नहीं समझते हैं, जिसके कारण बाकी जो समाज है वो उनको सहन नहीं कर पाता है, या फिर जो धनिक लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका अनेक मामलों में क्या करते हैं, अपमान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप पैदा करते हैं। तो बाकी जो लोग रह गए, तो उन बाकी लोगों में इन पैसे वाले लोगों के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो जाता है, और इन लोगों के प्रति वो अपना विरोध जताने के लिए, या अपना सम्मान पाने के लिए, या बराबर का हक पाने के लिए क्या करते हैं, इन लोगों के विरुद्ध में क्रांति करते हैं। तो इस प्रकार की क्रांति जो एक वर्ग विशेष के रूप में हुई है, धनिक लोगों के विरुद्ध क्रांति की गई है, अपने हितों को सम्मान पाने के लिए, बराबर का हक पाने के लिए, या उस शोषण से हुए शिकार से बाहर निकलने के लिए, बचने के लिए जो क्रांति की गई है, वो कहलाएगी धनिक तंत्र में क्रांति। फिर विशेष शासन पद्धतियों के विशेष कारणों में तीसरा बिंदु है कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र का मतलब होता है एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसा राजा जो लंबे समय से वहां क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। राजा का बेटा राजा बन गया, फिर राजा का बेटा राजा बन गया, फिर एक ही परिवार लंबे समय तक क्या करता जा रहा है, शासन करता जा रहा है। अगर एक ही कुल, एक ही परिवार अगर लंबे समय तक शासन करता है, तो उस शासन के प्रति समाज में एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि उसको लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि एक कुल जो लंबे समय तक शासन कर रहा है उसमें अनेक प्रकार की कमियां आ जाती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह शासन नहीं कर पाता है, या एक ही परिवार को जनता लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उस कुल के प्रति, उस वंश के प्रति जनता में क्या पैदा हो जाता है, आक्रोश पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप यूं कह सकते हैं कि वो समाज, वो लोग, वो राज्य उस कुल के प्रति या उस कुलीन तंत्र के प्रति क्या शुरू कर देते हैं, क्रांति शुरू कर देते हैं। या यूं कह सकते हैं कि उनके हितों की प्राप्ति नहीं हो रही है, और उनकी हितों की प्राप्ति में वो
शासन व्यवस्था या जो कुलीन तंत्र है वो बाधा पैदा हो रहा है, तो उस बाधा को अलग करने के लिए, उस मुश्किलों का जो है हल करने के लिए वो क्या करते हैं, कुलीन तंत्र के प्रति क्रांति करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक था क्रांति का, उस क्रांति के टॉपिक में हमने बेसिक चीजें पढ़ते हुए 3 चीजें ऐसी पढ़ी है जो क्रांति का मुख्य आधार है। पहली बात हमने पढ़ी कि क्रांति का मतलब है अपने हितों के लिए संघर्ष करना, या उस कानून में, उन व्यवस्थाओं में, उन लोगों में परिवर्तन करना जो लोगों के हितों की पूर्ति में बाधा बना हुआ है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि समाज के जो लोग जो समाज में रह रहे हैं, वहां की सरकार, वहां की शासन व्यवस्था, उनका जीवन यापन सरल करने की बजाय अगर उसमें बाधा बन गई है, चाहे वो व्यक्ति हो, सरकार हो, शासन हो, संविधान हो, कानून हो, कोई भी चीज या वर्ग हो, कोई भी चीज उनके जीवन में बाधा बन गई है, तो उस बाधा को जो है तोड़ने के लिए, उस बंधन से मुक्त होने के लिए, अपने हितों की प्राप्ति करने के लिए आम जनता आक्रोश में आ जाती है, और आक्रोश में आने के बाद में अपने हितों की पूर्ति करना चाहती है, अपनी मांगों को पूरी करना चाहती है, और उसका ही जो है सारांश निकलता है क्रांति। और क्रांति में हमने देखा कि क्रांति किसी के विरुद्ध भी हो सकती है, शासन के विरुद्ध में भी हो सकती है, यानी कि शासन का मतलब है सरकार, शासक का मतलब होता है वहां का मुखिया या राजा, उसके विरुद्ध में भी हो सकती है। लोग ये चाहें कि भाई पूरी की पूरी शासन व्यवस्था ही परिवर्तित हो जाए, लोग ये भी चाहते हैं कि नहीं, पूरी शासन व्यवस्था से हमें कोई तकलीफ नहीं है, जो व्यक्ति शासन चला रहा ना उसको हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। या फिर शासन से भी तकलीफ नहीं है, शासक से भी तकलीफ नहीं है, हम एक संस्था जो उनके अनेक प्रकार के जीवन यापन करने में बाधा बनी हुई है, उसके विरुद्ध क्रांति कर रहे हैं। या उनका कारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्रांति हो सकती है कि उनका जो मांगों का जो कारण है वो सरकार भी नहीं है, या फिर शासक भी नहीं है, या कोई संस्था भी नहीं है, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा है, उसके विरुद्ध वे क्या कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। क्रांतियों के प्रकारों में हमने पढ़ा आंशिक क्रांति, यानी कि संविधान के कुछ हिस्सों में परिवर्तन करना, पूर्ण क्रांति पूरे संविधान को बदलने की विरुद्ध क्रांति, रक्तपूर्ण क्रांति, क्रांति के दौरान अगर खून बहा है तो वो रक्तपूर्ण क्रांति है, और अगर बात से ही समस्या समाधान हो गई है तो वो रक्तहीन क्रांति है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध में क्रांति की गई है तो वो व्यक्तिगत क्रांति है, और क्रांति करने वालों का उद्देश्य व्यक्ति नहीं, संविधान है, शासन है, व्यवस्था है, समाज है, तो वो क्या कहलाएगी, गैर व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा कि क्रांति करने वालों का उद्देश्य किसी वर्ग से संबंधित है तो वर्ग विशेष संबंधित क्रांति कहलाएगी, और किसी व्यक्ति के विचारों के कारण, भाषणों के कारण जनता में जोश पैदा हो गया है, जनता ने अपने हितों का के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है, तो क्या कहलाएगी, वैचारिक क्रांति कहलाएगी। वैचारिक क्रांति को आप सीधे यूं समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो काफी अच्छा भाषण देता है और जिसकी वजह से जनता, या चमत्कारी भाषण कह सकते हैं, जैसे जनता उसकी बातों में आ जाती है, उसकी बातों में आने के कारण जैसा वो कह रहा है वैसा वो करना शुरू कर देती है। या यूं कह सकते हैं कि वो जनता को ये कहता है कि बहुत सी चीजें हैं जो आपके लिए सही हो सकती है और आप उनके लिए लड़ सकते हैं, तो उसकी बात मानकर वो अपने हितों के लिए लड़ने लग जाते हैं, तो क्या कहलाती है, वैचारिक क्रांति कहलाती है। तो ये हमने पढ़े थे क्रांतियों के प्रकार। फिर हमने पढ़े कि क्रांतियां कितने प्रकार की हो सकती है, प्रकार हमने हो गए। उसके बाद हमने पढ़े क्रांतियों के कारण की क्रांति होती क्यों है। पहले हमने पढ़ा कि सामान्य तौर पर क्रांति क्यों होती है। सामान्य तौर पर क्रांति जब होती है जब किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ हो, उस अन्याय का बदला लेने के लिए, या किसी व्यक्ति का अपमान हुआ हो, उस अपमान का बदला लेने के लिए, या अनेक माध्यमों से उस व्यक्ति का शोषण हुआ हो, उस शोषण का बदला लेने के लिए, या अपने उस हितों के लिए, उस बराबरी के लिए वो क्या करता है, क्रांति करता है, संघर्ष करता है। फिर है विशेष कारण। विशेष कारणों में हो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता हो, उसकी लाभ की इच्छा हो, इसलिए वो क्रांति कर रहा है। या यूं कह सकते हैं उसकी समाज में अपने रेपुटेशन बनाने के लिए या सम्मान पाने के लिए क्या कर सकता है, वो क्रांति कर सकता है। या व्यक्ति कूटनीतिज्ञ है, धृष्टता है, दुष्ट है, और अपनी दुष्टता जो है दिखाने के लिए या अपने अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो नैतिक है जैसे भी हैं, उनको पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है, क्रांति कर सकता है। एक पढ़ी हमने सामान्य क्रांति या सामान्य कारण, एक पढ़ा हमने विशेष कारण। फिर हमने देखा कि कुछ विशेष शासन पद्धतियां हैं और कुछ विशेष शासन पद्धतियों के विशेष कारण भी हो सकते हैं। तो विशेष शासन पद्धतियां कौन कौन सी है। विशेष शासन पद्धतियां हैं प्रजातंत्र में क्रांति, धनिक तंत्र में क्रांति और कुलीन तंत्र में क्रांति। प्रजातंत्र में क्रांति का मतलब है
प्रजा की बहुत सी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से प्रजा अपने आप को शोषित समझती है और उस प्रजा में से कुछ लोग साहस दिखाकर और सामने आते हैं और सामने आकर अपने हितों की मांग करते हैं, अपने हितों के लिए लड़ते हैं, अपने हितों के लिए लड़ने का प्रयास करते हैं, तो प्रजातंत्र में क्रांति कहलाती है। क्रांति करने वालों का उद्देश्य किसी एक धनिक तंत्र के विरुद्ध है कि कोई समाज में या राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं, धनिक लोग कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग अलग होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, सामान्य जनता गरीब होती है, तो वो उस पैसे का रोब दिखाकर उनका अनेक माध्यमों से क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो जनता आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर उस वर्ग विशेष का, उस धनिक वर्ग का क्या करती है, सामना करती है, अपने हितों के लिए लड़ती है। तो इस प्रकार की क्रांति धनिक क्रांति कहलाएगी। कुलीन तंत्र में क्रांति का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ग, एक ऐसी स्थिति जिसमें जो जनता है वो एक लंबे समय तक जो शासन व्यवस्था चल रही है उस शासन व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और संतुष्ट नहीं होने के कारण उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और उस विरोध से प्राप्त क्रांति क्या कहलाएगी, कुलीन तंत्र के विरुद्ध में क्रांति।